मथुरा जी, मधु जी, अरुण जी और मैं और सुशील जी, हम लोग तो कुछ फैसला नहीं कर सकते, इसलिए आप भी दोनों को मुखातिब हूँ। केदारनाथ के समय ऐसे ही मंचों पर बहसों में मैंने गंगा जली उठवाई उत्तराखंड के नेताओं से। वो दृश्य बहुत हृदय विदारक थे केदारनाथ के। मैंने कहा कि ये जो भी कमियां इस बार हम लोग देख रहे हैं, ये दूर कर लेना आप लोग, सब लोग। सबने कसमें खाई कि भैया बस ये निपट जाए, इसके बाद इसी में लगना है। हर 50 किलोमीटर में ऐसी व्यवस्था कर देंगे, कितनी बड़ी भी आपदा आए, 3 महीने 4 महीने भी हजारों आदमी चैन से रह ले। अनाज का भंडारण हो जाएगा, डिश हो जाएगा। बड़ी मैं नाम लेके नहीं बोलूंगा यहाँ, नहीं बहुत बहुत चेहरे खराब हो जाएंगे। बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं, छोटों को भी नहीं, जो उत्तराखंड चलाते थे, इधर वाले उधर वाले। ठीक, क्या हुआ? कुछ नहीं किया, वरना एक कमरे में 10 लोग नहीं भरने होते। मधु जी माफ करिएगा, उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां आपदा का चोली दामन का साथ है जीवन के, वहां अपनी जगह जगह ऐसे वैज्ञानिक ढंग के शेल्टर होम नहीं बना पाए आप लोग। जहाज तो खरीद लेते हैं सरकार के लिए, उसकी समझ है, शेल्टर होम बनाने की नहीं। विधायकों के निवासों में रंग-रोगन पर्दे अच्छे लगे, इसकी समझ है। उत्तराखंड का गरीब आदमी जिंदा रहे, इसकी चिंता नहीं है। केदारनाथ की त्रासदी जब हुई थी, मथुरा जी गवाह होंगे, तब बहुत स्थिति खराब थी। मैं इसे सवाल उठाता था, एक प्रस्ताव आया कि 1 घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री संवर रहा है उत्तराखंड, बन रहा है उत्तराखंड की, दे दें आपके चैनल को, है बहुत कई लाख रुपया मिलेगा, है। बस ये थोड़े सवाल ऐसे नहीं पूछो मथुरा जी। तो मैंने कहा ना भाई, ये नहीं हो सकता ना मधु जी, ये सच्चाई है। ये क्यों नहीं बदला उत्तराखंड? मुझे रामपुर तिराहा याद आता है, मुझे कुर्बानियां याद आती हैं यहां के भोले भाले लोगों की, यहां की स्त्रियों ने कुर्बानी दी। क्या छोटी बात है? किस लिए बना था वो अलग राज्य? हम इसको मुंबई बनाना चाहते हैं, उत्तराखंड को दिल्ली बनाना चाहते हैं क्या? क्या चाहते हैं? मैंने लोगों का रोना बिलखना देखा है। मैं नहीं जानता कि जोशीमठ से जीतेगा कौन और हारेगा कौन, लेकिन उत्तराखंड के आदमी की आंख का आंसू तो दिख रहा है ना मुझे। जिन लोगों ने बैंक से लोन लेके मकान बनवाए, क्या उनके लिए तत्काल घोषणा नहीं होनी चाहिए थी कि डोंट वरी, तनाव मत लीजिए, सरकार की जिम्मेदारी होगी? क्या नहीं होनी चाहिए थी घोषणा? लेकिन कलेक्टर तो नहीं बोले, सुंदरम भी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? आप मकान गिरा देंगे तो बैंक तो माफ नहीं कर देगा ना पैसा। क्या इस पर नहीं बोलना चाहिए था? आदमी और जानवर में फर्क होना चाहिए। और फिर हम देवभूमि कहते हैं। अगर वो देवभूमि है तो ये देवता हैं जो यहां के निवासी हैं, इनके चरणों में सिर रखिए। राजा की तरह व्यवहार होता है, ये ठीक नहीं। अनियंत्रित विकास का ही मसला नहीं। अनियंत्रित विकास जब भ्रष्टाचार के साथ गठबंधन कर ले तो वो और विभत्स हो जाता है। चोरी छुपे कोई कुछ बना ले, उसका ध्वस्तीकरण हो सकता है, लेकिन जब सब जानते बूझते सबकी हिस्सेदारी से बनता है। और पुराने लोगों को याद होगा, मथुरा दत्त जी, जब टिहरी का मामला था क्या, तो जो लोग अनशन पर बैठे थे, हैं, उसके विरोध में उनको पत्थर मारने वालों में भाजपा, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, सब राजनेता थे। सब टिहरी का नारा लगा रहे थे कि नहीं बहुत जरूरी है। ये बात गलत है क्या? मैं तो हैरान हूं। मसूरी के बारे में कोई प्लान नहीं, नैनीताल के बारे में कोई प्लान नहीं, कर्णप्रयाग के बारे में कोई प्लान नहीं। धामी साहब अभी कह रहे थे कि नहीं अब हम करवाएंगे। हमने कहा तो भाई इतना लेट हो गया।
सिस्मिक जोन सब पता है सबको कि बड़ा खतरनाक जोन है, लेकिन हम तैयारी नहीं करते। हम आपदा का इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि आपदा आई संपदा लाई। आपदा का एक ये भी चेहरा है जो मैंने केदारनाथ के समय देखा। मथुरा जी ने ठीक सवाल उठाया। 2021 में शायद चमोली में जो दुर्घटना हुई, 200 से ज्यादा लोग काल की गाल में समा गए। हमने क्या सीखा? सीखा होता तो बताते, कुछ दिखाते। भोले भाले पहाड़ियों की जान की कोई कीमत है कि नहीं? जब पहाड़ में आप लोग हस्तक्षेप नहीं करते थे तो वो अपना जीना रहना जानते थे। पूरा तंत्र बिगाड़ दिया गया। 1936 में वार्निंग अंग्रेज देकर गए, लिखत पढ़त में। 76 में यही वार्निंग मिश्रा कमेटी दे के गई, जिसमें 18 मेंबर थे। उसके बाद रौतेला की रिपोर्ट आई प्रत्युष की, लेकिन सरकारों ने किसी रिपोर्ट को तवज्जो नहीं दी। सारी रिपोर्ट पानी में गई। उसी का नतीजा है आज ये स्थिति है। फिर बड़ा मन क्यों नहीं किया? अगर दुख को हम कुछ कम कर सकते हैं, दरार नहीं भर सकते, और ना जोशीमठ को अब कोई इस धरती को हाथ लगा सकता है, यह भी जान लीजिए, सरकार हो और चाहे कोई हो। तो हम ये तो कह सकते थे कि चिंता मत करिए, मकान के बदले शासन मकान देगा, दुकान के बदले शासन दुकान देगा। ये तो कह सकते थे। ये बद्रीनाथ की भूमि, ये नरसिंह भगवान की भूमि। लोगों के आंसू देखिए, उनका चीत्कार, करुण क्रंदन सुनिए, करुण क्रंदन। मधु जी, आप तो महिला हैं, किसी से कहो अपना घर, पुलिस आके कह दे घर खाली करो माइक पर, घर खाली ऐसे हो जाता है क्या? गरीब से गरीब के पास भी एक सामान होता है। क्या इसमें शासन मदद नहीं कर सकता था? उनके शासन को, उनके सामान को वहां पहुंचाने में शासन मदद कर सकता था। अंपर डंपर गाड़ी घोड़ा शासन ले सकता था, किराए पर अधिग्रहित कर सकता था। इस ठंड में उनसे कह दिया कि भाई अपना समेट ले जाओ, चलो। क्या बड़ी बात थी? इसके लिए कोई वैज्ञानिक सर्वे चाहिए था क्या? ये तो मानवीय संवेदनाओं का प्रश्न था। गंगा में पानी कम रहे चाहे ज्यादा रहे, वो अलग विषय है, लेकिन आंख में पानी रहना चाहिए, आंख में पानी रहना चाहिए। उत्तराखंड में समस्या यही है। आंख में पानी नहीं रहा, आंख में पानी नहीं रहा होता तो ये स्थिति नहीं आती। सुशील जी ने कितनी अच्छी बात कही, मथुरा जी, मधु जी। यही बात मैंने 13 में कही थी कि उत्तराखंड के जो आपदा से ज़्यादा संकट में रहने वाले संभावित स्थान हैं, उनके लिए ऐसे ऐसे शेल्टर होम बन जाएं स्थायी तौर पर। किराई रत्ती काम नहीं किया, होटल बनवाए, उनके फीते काटे आप लोगों ने, लेकिन इसका काम नहीं किया। बोला ना, ये सब बवाल मत पढ़ो। क्यों? और आखिरी बात कह के, मधु जी आपने कहा कि हम लोग बहुत गंभीर हैं, मैं आपके कहे का सम्मान करता हूं, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में, मेरे पेशेवर ईमानदारी पर सवाल खड़ा कर रहा है। 500 से कुछ कम गांव निकल कर आए थे सर्वे में 13 की आपदा के बाद, जिनको कहा गया था कि ये आपदा के मुहाने पर हैं, आपदा से दूर नहीं, आपदा के कगार पर हैं। इनका पूर्ण विस्थापन करना होगा। अभी जब ये जोशी मठ का प्रश्न खड़ा हुआ था तो मैंने उत्तराखंड के एक बड़े अधिकारी को फ़ोन करके पूछा था कि गांव विस्थापित हो गए, तो उसने कहा सर व्हाट्सएप कॉल करिए, मैं बात करता हूं। क्या ये सच तो आपको मालूम होगा ना, मथुरा दत्त जी को भी मालूम होगा। लिखत पढ़त में है कि ये गांव आपदा के मुहाने पर हैं, इनका तत्काल पूर्ण विस्थापन होना चाहिए। कुछ घरों को छोड़कर सारे गांव जस की तस है। 10 साल हो गए, 10 साल, फिर आप हमसे कहते हो कि अभी जो कुछ हम वचन देके जा रहे हैं उस पर भरोसा करो और चुप रहो। मैंने केदारनाथ के समय में भी ये कहा था कि ये गांव विस्थापित कर दीजिएगा।
10 साल बाद पलट कर पूछा तो नहीं हुआ विस्थापन। 385 या कितने से ज्यादा गांव वहीं पर हैं। फिर किस काम में व्यस्त रहते हैं आप लोग, ये भी तो बता दीजिए। नियम कायदे का कोई काम वहां नहीं अगर हो पा रहा, करुणा का कोई काम नहीं हो पा रहा, तो किस काम में व्यस्त हैं सरकारें और राजनीतिक दल और ब्यूरोक्रेसी? किस काम में व्यस्त हैं? गांव का विस्थापन क्यों नहीं हुआ? ये सवाल उत्तराखंड में आने वाली हर आपदा के समय पूछा जाता है। और आखिरी बात, मालूम होगा कि उत्तराखंड ने 2016 से ही देख लीजिए मथुरा दत्त जी, जितनी आपदाएं झेली हैं सुशील जी, उन आपदाओं में 65% से ज़्यादा आपदाएं केवल उन 3 जिलों में आई जहां उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं का सर्वाधिक सघन जाल है। क्या ये बात ये सिद्ध नहीं करता कि जल विद्युत परियोजनाओं ने उत्तराखंड को प्रकंपित कर दिया? क्या सच नहीं है? ये तो आंकड़ा है, ये मेरा नहीं है, ये सत्य का आंकड़ा है। किसी ने आवाज उठाई कि जल विद्युत परियोजनाएं बंद करिए, उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है? नहीं उठाई। जान सस्ती है उत्तराखंड में, संकट ही है। हां, ये देवभूमि है, यहां रहने वाले लोग देवता हैं, लेकिन उन देवताओं के, उन 1 करोड़ देवताओं के जो नागरिक हैं वहां के, उनके जो सो कॉल्ड पुजारी हैं, उनकी नीति और नियत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी नीति और नियत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। धन्यवाद।